हाँ भाई, तो अब अपन देखने वाले कार्बन फैमिली के बारे में। कार्बन फैमिली क्या होती है? कहे सीता जी सुने प्रभु। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ओके, अपन पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की। एटॉमिक रेडियस नीचे जाते हैं तो इंक्रीज होता है हमेशा की तरह, बस यहाँ पे उल्टा हो जाता है लेंथ नेट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, वही सेम ओल्ड। ठीक है, फिर बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की। आयनाइजेशन एनर्जी भी नीचे जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ेगी, वो अभी आपको समझ में आएगा क्योंकि मेटलिक कैरेक्टर नीचे कम होता है, साइज बढ़ रहा होता है तो आयन निकालना ईजी हो जाता है। यहाँ पे हालांकि उल्टा हो जाता है वापस से, थोड़ा सा स्लाइट वेरिएशन होता है, मतलब ऑलमोस्ट पास वैल्यूज होती है लेकिन इसकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है पीबी की। ठीक है, वो भी लेंथ लाइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, तो वो अपन समझ सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं फिजिकल स्टेट की, तो सभी के सभी आपके मेटल, सभी के सभी आपके हार्ड होते हैं, काफ़ी सॉलिड होते हैं, है ना। इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो सबका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई रहता है। स्पेशली कार्बन का बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और बॉइलिंग पॉइंट भी। बॉइलिंग पॉइंट तो ऑफकोर्स ज़्यादा हो गई, बट काफ़ी हाई रहता है ये, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बहुत क्रिस्टलीन होता है। ठीक है, जैसे आप डायमंड वगैरह की बात करो, ग्रेफाइट की बात करो, तो उनका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट वगैरह जाता है उनमें। अब इनमें भी ऐसा नहीं कम है कोई, लेकिन इनमें उतना नहीं होता है। सिलिकॉन और लेड तो काफ़ी कम रखते हैं, 600 केल्विन के आसपास रखते हैं अपना मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि ये मेटालिक होते हैं। ठीक है, बट फिर भी 600 केल्विन कोई कम नहीं होता है। 300 डिग्री की बात हो रही है, लगभग 300 350 टाइप्स। तो ये कुछ आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। इसके अलावा अपन बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाती है। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो वही वापस से सारे के सारे कोवेलेंट कंपाउंड्स जब जब बनेंगे ना, जैसे कार्बन और सिलिकॉन के काफ़ी सारे कोवेलेंट कंपाउंड्स बाजार में मिलते हैं, तो वो 4 वैलेंसी के साथ बनते हैं। ठीक है, जैसे CH4 है। ठीक है, सिलिकॉन के अंदर भी जैसे SiO2 वगैरह है, या सिलिकॉन्स वगैरह होते हैं, उनमें भी इस तरह के 4 बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, तो ये अपन को ध्यान रखना है। कोवेलेंसी 4 होती है, और जब जब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट वाली हरकतें आएंगी, जैसे CO2 वगैरह हो गए, इनमें भी ऐसे कोवेलेंसी हो रही है, लेकिन अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो +4 आती है। ठीक है, निकाल के देख सकते हो, तो +4 +4 +4, यहाँ पे +2 हो जाती है। क्यों? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसके अंदर आउटर मोस्ट कन्वेक्शन क्या होती है? 1s2 2s2, मतलब NS2 NP2 रहती है इसके अंदर कन्फिग्रेशन बाहर की। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करना बंद कर दिए तो 2 बचेंगे, तो वो आपके ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आ जाएंगे। तो +2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, +2 इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है। तो ये हुई एक बात। अब हम बात करते हैं इसके अंदर फिजिकल फॉर्म्स की। फिजिकल फॉर्म्स की बात करें तो एक चीज़ होती है एलोट्रोपी, जो कार्बन शो करता है। तो एलोट्रोपी क्या होता है कि एक ही सब्सटेंस के डिफरेंट तरह के फिजिकल फॉर्म्स मिलना। ठीक है, तो मैं आपको एक चार्ट बना के बता देता हूँ। तो अपना जैसे कार्बन है, इसके 2 तरह के एलोट्रोप्स होते हैं। एक होते हैं क्रिस्टलीन, जिसमें आपकी क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है। क्रिस्टलीन 3 तरह के होते हैं, डायमंड सबको पता है, फिर आता है ग्रेफाइट, ये भी सबको पता है, और तीसरा आता है फ्यूलरीन, जिसको कुछ लोग C60 भी बोलते हैं, बकमिंस्टर फ्यूलरीन या C60। ठीक है, फिर हुआ आपका अमोर्फस। अमोर्फस क्या होता है? जिसके अंदर क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं होती है। अब क्रिस्टल क्या होती है वो आप पढ़ेंगे 12th में, जब अपन सॉलिड पढ़ रहे होंगे। क्रिस्टल बेसिकली ऐसा मान सकते हो कि अरेंजमेंट अगर प्रॉपर होता है किसी शेप में तो उसको क्रिस्टल कहा जाता है, ऐसा कुछ आप सोच समझ सकते हो। इसमें क्या क्या हो गया आपका? इसमें हो गया आपका लैम्प ब्लैक, मत पूछना क्या होता है, कुछ होता होगा भाई। कोल हो गया आपका, एक चारकोल हो गया। ठीक है, कोल चारकोल जो भी है, कोल और चारकोल अलग माना गया इसके अंदर। ये हो गया आपकी चीज़ें। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब इनका डिटेल में डिस्कशन भी किया हुआ है NCERT में, इनका तो कहीं भी नहीं है, ये तो फालतू की चीज़ें। इन तीनों का डिस्कशन एक एक 2 2 पैराग्राफ दिए हुए हैं, उनको आपको बिल्कुल याद करना चाहिए कि इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आ जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ग्रेफाइट में थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है लेयर्स में, ये लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, ये क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर होती है, बहुत हार्ड स्ट्रक्चर होती है। डायमंड तो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंसेस में आता है डायमंड, तो नेचुरली अकरिंग में। फ्यूलरीन एक बॉल जैसा होता है, फुटबॉल जैसा। ठीक है, तो इनकी पूरी स्ट्रक्चर होती है, कितने रिंग्स हैं, कितने क्या है, कितना हेक्सागोनल रिंग है, कितना पेंटागोनल रिंग्स हैं, इसके अंदर कंडक्टिविटी कैसे हो रही है। इसके अंदर एक चीज़ और होती है, अनआइसोट्रोपिक बिहेवियर एक चीज़ होती है ग्राफाइट में। ठीक है, डायमंड के अंदर जैसे मोहर स्कोर वगैरह बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की जाती हैं, तो आपको बिल्कुल NCERT से इनको देखना चाहिए। ठीक है, एक एक पैराग्राफ ही है, बिल्कुल खोल के देखिए। आप जाइए, उसके अंदर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन दे रखा होगा सेक्शन, उसमें तीनों का एक्सप्लेनेशन दे रखा है, बहुत बड़ा भी नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल देखेंगे, थोड़ा सा टाइम का इन्वेस्टमेंट है। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी इस चैप्टर में, क्या क्या देखा? रेडियस देखा, आयनाइजेशन एनर्जी देखा। ठीक है, इसके अलावा फिर हमने ऑक्सीडेशन स्टेट देखा, फिर हमने देखा कि इसके अंदर किस तरह से
आपकी एलोट्रोपी क्या क्या होती है, फिजिकल फॉर्म क्या होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह क्या क्या होते हैं। हाँ, तो अब अपन केमिकल प्रॉपर्टीज़ कुछ पढ़ेंगे कार्बन फैमिली की। तो उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें बताया था ना ये दो चीज़ें, इनमें मैंने बताया इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है। तो आपको यहाँ पे दो स्पीशीज़ हो गई, Pb2+, Sn2+, Sn4+ और Pb4+। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात की जाए ना तो ज़्यादा स्टेबल Pb2+ होता है Pb4+ के कंपैरिजन में, और इसमें Sn4+ ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो Sn2+ की टेंडेंसी ये रहेगी कि वो Sn4+ में जाए। ओके, तो इसका क्या मतलब होगा कि ये ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है, यानी ये रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा Sn2+। और यहाँ पे आपका जो Pb4+ है वो चाहेगा कि वो Pb2+ के अंदर जाए, यानी वो रिड्यूस होना चाहेगा, यानी कि Pb4+ एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन है, रिएक्टिविटी में काम आ जाती है। ये हुई एक बात। अब अपन ऑक्साइड्स की बात करते हैं। तो अपन ऑक्साइड्स की बात करें तो कुछ ऐसे रहेंगे, CO है, फिर आपका जैसे SiO है। ठीक है, SI मैं +2 और +4 दोनों स्टेट्स की बना रहा हूँ। ठीक है, GO है, PbO है, SNO है, PbO है, और आपका CO2 हो गया। ठीक है, आपका SiO2 हो गया, आपका GeO2 हो गया, आपका SNO2 हो गया, आपका PbO2 हो गया। ये दोनों एम्फोटेरिक होते हैं। ठीक है, ये दोनों SNO SNO2 ये सब एम्फोटेरिक एसिड्स होते हैं। ये आपका एसिडिक रहता है, ये आपका रहता है न्यूट्रल। ठीक है, CO न्यूट्रल होता है, ये होता है आपका एसिडिक। ये भी आपका एसिडिक आप कह सकते हो इसको, और ये भी स्लाइटली एसिडिक वगैरह में ही आते हैं। और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट इसी तरह की चीज़ें रहती हैं। ठीक है, एग्जैक्ट पीएच की मेरे पास लिस्ट वैसे है, मैं आपको लिख देता हूँ भली। एसिडिक, एसिडिक, एम्फोटेरिक, हाँ मतलब ठीक है, पीएच बताए क्या करोगे, मतलब कुल मिला के ये कि ये एम्फोटेरिक है, ये एम्फोटेरिक है, याद रखेंगे, बाकी सब एसिडिक है। ये न्यूट्रल रहता है और ये एसिडिक होते हैं दोनों। ये वाला एग्जिस्ट नहीं करता है यूजुअली, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। तो ठीक है, तो ओरिजिनल जो मैंने बताया ये था, पीएच पे मत जाओ अभी। तो ये हुई एक बात। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिएक्शंस विद अदर चीज़ों में। ठीक है, तो अब इसमें बहुत सारी रिएक्शंस होती है हेलाइट्स के साथ, वही जो मैंने बताया पहले भी। हेलाइट्स का रिएक्शन होती है SnCl2 SnCl4, PbCl2 PbCl4, PbO2, इन सब की प्रॉपर्टीज़ क्या कौन क्या होता है, तो वापस सब रटने की चीज़ें। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है थोड़ा ओवरडोज हो जाता है बच्चों के लिए, मतलब कोचिंग्स में बहुत सारे कंपाउंड याद करवा दिए जाते हैं। ठीक है, तो पहले मैं कहूँगा स्टेप बाय स्टेप चलो। पहले आप NCERT के अंदर जो दिया है वही याद करो। ठीक है, NCERT के अंदर भी आप याद कर लोगे, JEE एडवांस में ऑलमोस्ट 70 to 80% क्वेश्चन आप आराम से निकाल करोगे, मेंस तो पूरा निकल जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको और चीज़ें याद करनी है तो अच्छी अच्छी बुक्स वगैरह रहती हैं। तो अभी के लिए मैं ये कहूँगा कि आप NCERT के अंदर जो बेस्ड रिएक्शन है वो आप पढ़ सकते हो, कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं उसके अंदर, उनकी आप स्टडी कर सकते हो। लेकिन एक ऐसा कंपाउंड है जो काफ़ी स्पेशल होता है और उससे क्वेश्चन भी आते हैं, तो वो मैं यहाँ पे करा देता हूँ। ठीक है, उसमें क्या है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज़ है वो। तो एक चीज़ होती है सिलिकॉन। ठीक है, तुम में से कुछ लोगों ने इसका नाम सुना भी होगा, हाँ। तो सिलिकॉन क्या होता है, तुम्हारे पास जैसे SI के कोई ऐसा कंपाउंड है, ये R ग्रुप्स क्या एल्काइल ग्रुप्स हैं, मतलब ये कार्बन के कुछ कंपाउंड्स हैं उनके ग्रुप से ये R। इसको तुम हाइड्रोलाइज करते हो ना, तो इसमें यहाँ पे OH आ जाता है, और ये एक और ऐसे ही मॉलिक्यूल से जुड़ के यहाँ से एलिमिनेशन हो जाता है वाटर का, और आपके पास आ जाता है ऐसा कुछ। इसको कहा जाता है सिलिकॉन। अब इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वाटरप्रूफ होता है, ठीक है, हीट रेजिस्टेंस, इसकी बहुत सारी इस तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कई सारे यूजेस भी इसके रियल लाइफ में। ठीक है, अब यहाँ पे कई बार क्या होता है कि यहाँ पे 2 Cl होते हैं, तो ऊपर एक और यहाँ पे O बन के ऐसे बन जाता है। कभी यहाँ पे 3 Cl होते हैं तो ऐसा कुछ बन जाता है, ये ऐसे, फिर ऐसे, 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 और इस तरह की बहुत अजीब व गरीब दुनिया भर के सिलिकॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे तुम्हें बताना था हाइड्रोलिसिस करके कैसे रिमूव होता है, इसलिए मैंने तुम्हें बताया। तो ये चीज़ आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे तरह के सिलिकेट्स होते हैं, ऑर्थोसिलिकेट्स, पायरोसिलिकेट्स। ठीक है, तो सबके फॉर्मूले होते हैं। तो ये चीज़ तो चलो कुछ कॉन्सेप्चुअल थी, इसके बाद सब रटने वाली चीज़ें ही हैं, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, वापस से कहूँगा NCERT में जाइए, उसमें अच्छे से क्या क्या पढ़ना है आपको, सिलिकॉन्स बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसमें से क्वेश्चन आते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज मोस्टली मैंने बता दी, बट एक रीडिंग करने से कुछ गड़बड़ नहीं होगी। इसके अलावा और भी कंपाउंड्स होते हैं बहुत सारे कार्बन वगैरह के, उनकी फॉर्मेशन दे रखी है, उनकी रिएक्शंस दे रखी है, एयर के साथ रिएक्ट करने पर क्या होता है, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करने पर क्या होता है, हेलाइड्स कैसे बनते हैं, सेम टू सेम रिएक्शन जैसे मैंने पहले बताई है। ठीक है, तो मुझे लगता है रिपीटेशन का फालतू का, NCERT प्लीज़ रीड करिएगा। ठीक है, इस चीज़ की तो मैं कहूँगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट, केमिस्ट्री में इन जनरल, बट सबसे इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक में, ये किताब अगर तुमने याद कर लेना
तुम्हें इनऑर्गेनिक में कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और भी चीज़ें हैं याद करने की, वो देखेंगे बाद में, लेकिन इतना एक बार याद होगा ना तुम बहुत अच्छा करके आ जाओगे, इसकी ऑलमोस्ट गारंटी है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक के एटलीस्ट हर चैप्टर के बाद आपने अगर नहीं पढ़ी हो एनसीईआरटी, प्लीज़ एक बार पढ़ लेना वापस से, अभी भी मौका है, एसओपी ब्लॉक पढ़ लो एटलीस्ट। और अगर तुमने पढ़ा है तो भी एक बार नेक्स्ट सेक्शन वगैरह ऑर्गेनिक वगैरह पढ़ने से पहले, या जो भी तुम पढ़ने वाले हो, प्लीज़ एक बार देख लेना, है ना, तुम्हारा फ़ायदा होगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस यूं के ही उठ के आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज। गुड लक।